मैं नहीं लूँगा। गडकरी जी एक अपने में एक इंट्रोडक्शन है, एक अपने में इंस्टीट्यूशन है। मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि हमारा मार्गदर्शन करें, हमको मोटिवेट करें इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी, मेरे पुराने सहयोगी और इस ग्रीन फ्यूल के क्षेत्र में शुरुआत करने में जिनकी अहम भूमिका रही, ऐसे आदरणीय अन्ना साहब पाटिल जी, काइनेटिक ग्रीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड की सीईओ सुलुजा मोटवानी जी, परास से श्री अतुल मुले, श्री वैभव डांगे, उपस्थित सभी सम्मान्य अतिथिगण और भाई और बहनों, सबसे पहले मैं हमारा इंडियन फेडरेशन ऑफ ग्रीन एनर्जी, इसको बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद भी देना चाहता हूं कि इन्होंने आज के इस कार्यक्रम का आयोजन किया। सबसे पहले मैं आपको ये अनुरोध करूंगा कि हमारे में से कुछ लोग ईवी का सोचते हैं, कुछ लोग बायोमास में उसके बारे में सोचते हैं, कुछ लोग शुगर इंडस्ट्री के बारे में सोचते हैं, कुछ ई व्हीकल के बारे में सोचते हैं। अलग अलग कंपार्टमेंट बने हुए हैं। वैसे मेरा आप सब लोगों को सुझाव है कि आप सब लोग अल्टरनेटिव फ्यूल, पेट्रोल, डीजल और गैस को छोड़कर बाकी सब लोग एक होकर अगर हम अपनी नीतियों को ठीक प्रकार से प्रेजेंट करेंगे तो उसमें हमारा सबका बहुत बड़ा फायदा होगा। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यह है कि आप सब में जितना दम है उससे आप 20 गुना भी ज़्यादा लगा लोगे तो ये पेट्रोल डीजल का इंपोर्ट कम करना बहुत कठिन है। तो इसलिए आप आपस में एक दूसरा क्या कर रहा है इसको ज़्यादा सोचने के बजाय अल्टरनेटिव फ्यूल इस क्षेत्र में सब लोग मिलकर ताकत लगाइए, जिसमें सबका फायदा होगा। हमारा टोटल एनर्जी एक्सपोर्ट 15 लाख करोड़ का है अभी। इसमें कोल है, पेट्रोल है, डीजल है, गैस है, और अभी जो इथेनॉल पटक पटक पे हमने जितनी मेहनत की वो 10% भी पहुंचा नहीं है। 450 करोड़ लीटर, बराबर ना? 450 करोड़ लीटर यानी मुश्किल से 20,000 करोड़ का भी नहीं हुआ। प्रॉब्लम हमारी उचित प्रेजेंटेशन की आवश्यकता है। अब जब इथेनॉल के लिए बैंक से लोन नहीं मिल रहा था तो हमारे एसोसिएशन ने प्रस्ताव लाया कि जैसे पावर परचेस एग्रीमेंट होता है वैसे इथेनॉल परचेस एग्रीमेंट होना चाहिए। तो हम लोगों ने बैंकों को कहा कि करो। अब कोई अच्छा काम करने से उसका फायदा होने के बजाय नुकसान ज़्यादा होता है। फिर अधिकारी बैठ गए, कोटा बांटने लगे, कौन से राज्य को कितना मिलेगा, जबकि इथेनॉल में आपकी जितनी 4 जनरेशन भी पैदा करेगी इतना इथेनॉल तो भी कमी है। अब ये सोचने लगे कि हमको पीपीए पावर इथेनॉल परचेस एग्रीमेंट नहीं हुआ तो बैंक फाइनेंस नहीं दे रही। अब केवल इथेनॉल के बारे में आज सबसे पहले देश में कितनी रिक्वायरमेंट है, अगर 20% अगर इथेनॉल पेट्रोल में डाला जाएगा तो हमको 1000 करोड़ लीटर की इथेनॉल की रिक्वायरमेंट है, और 1000 करोड़ लीटर मुझे नहीं लगता कि 3-4 साल में हम दे पाएंगे। अब बुधवार को मेरे यहाँ मीटिंग है आईटी मिनिस्टर के साथ, और मैंने उनको आग्रह किया है कि उनके जो आईटी टावर है वो सब डीजल बेस्ड जनरेटर वहाँ चलते, उसके बजाय आप इथेनॉल बेस्ड उसको करिए। और मैंने जनरेटर कंपनियों के साथ बात की कि इसकी एक किट वो देंगे तो डीजल जनरेटर का कन्वर्शन इथेनॉल पे हो जाएगा। तो उनकी रिक्वायरमेंट है 2000 करोड़ लीटर, अगर ये करेंगे तो उनको लगेगा। फिर उसके बाद में मैंने 2 महीने पहले एडवाइजरी दी है कि पेट्रोल के बजाय 100% इथेनॉल यूज होगा फ्लेक्स इंजन। फ्लेक्स इंजन का मतलब यह है, जो ब्राज़ील, कनाडा और यूएसए में है, कि 100% पेट्रोल के बजाय 100% बायो इथेनॉल यूज होगा। इसमें टोयोटा ने जो उनके प्रोडक्ट्स आ रहे वो और अच्छे हैं,
कैमरी करके उनकी गाड़ी थी, वो 40% बिजली पर चलती थी और 60% पेट्रोल पे चलती थी, और पेट्रोल पे चलते चलते बिजली तैयार करती थी। तो उन्होंने वही मॉडल फ्लेक्स इंजन में तैयार किया है कि 100% बायो इथेनॉल डालना पेट्रोल के बजाय, और वो बिजली तैयार करेगी तो 40% बिजली और 60% इथेनॉल। ये फ्लेक्स इंजन वाली बात है जिसको टोयोटा, हुंडई, सुजुकी और 4-5 कंपनियों ने मुझे कहा है कि हम 6 महीने के अंदर, मैंने कहा उनको कि आपकी गाड़ियाँ लाइए। 2 व्हीलर में टीवीएस, बजाज और हीरो, तीनों की स्कूटर फ्लेक्स इंजन पे आ गई है। अभी ये इसमें एक सबसे बड़ी बात आज हुई जिसकी घोषणा करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं तो पैशन में काम करता हूँ, तो मैं तो कोई साइंटिस्ट भी नहीं हूँ, इंजीनियर भी नहीं हूँ। तो मैंने कहीं पढ़ा कि रशिया में इथेनॉल की कैलोरिक वैल्यू पेट्रोल के कैलोरिक वैल्यू के बराबर की गई है। तो मैं पीछे पड़ा और मैंने वहाँ से, हमारे एक रिटायर्ड प्रोफेसर प्रिंसिपल थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, मेरे मित्र थे हेमंत जाम्बेकर, उनको उसके पीछे लगाया और उनको देश में लाया। फिर मैंने, कोई इथेनॉल की बात होती तो प्राज वालों को कहा, तो उनको लगा, उन्होंने कहा कि ये तो संभव नहीं लगता, पर मैंने पीछा नहीं छोड़ा। फिर इंडियन ऑयल के चेयरमैन वैद्य साहब को और हमारे यहाँ के फरीदाबाद के जो है रिसर्च करने वाले, क्या नाम, डॉक्टर राम कुमार, होशियार है, अच्छे व्यक्ति है, दोनों को बुलाया। उन्होंने भी मन में सोचा कि ये होने वाला नहीं है, पर मेरे को नहीं बोल नहीं सकते थे, तो मैंने उनको प्रेजेंटेशन देकर बोला आप ट्रायल तो करके देखिए। तो फरीदाबाद में 3 महीने ट्रायल हुई। अब वैद्य साहब ने और राम जो डायरेक्टर है, इन्होंने मुझे बताया कि हमारी ट्रायल सक्सेसफुल हो गई, अब इथेनॉल की कैलोरिक वैल्यू पेट्रोल के बराबर आ गई, ये प्रयोग यशस्वी हुआ। यानी जो हमारे ऑटोमोबाइल वाले चिल्लाते थे कि भाई हमारा एवरेज कम हो रहा, नुकसान हो रहा, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया और अब इंडियन ऑयल ने उसको एक्सेप्ट कर दिया। अब उनका कहना है कि सीएम को एक बार दिखा, मैंने कहा आपने प्रूवन किया तो सीएम फिर से ट्रायल लेने की आवश्यकता तो नहीं है, फिर भी लगता है तो वो भी कर ले। अभी इसका मतलब ऐसा है कि इथेनॉल की कैलोरिक वैल्यू पेट्रोल के बराबर हो गई और फ्लेक्स इंजन अगर आएंगे तो इसमें एक अड़चन है जो मैं आपको अनुरोध करूंगा कि आप लोग साइलोज में काम करने के कारण आपकी स्ट्रेंथ बराबर नहीं आ पाती, प्रेजेंटेशन ठीक नहीं हो पाता। अभी उसमें प्रॉब्लम यह आया है कि पीछे पढ़ के मैंने इथेनॉल के पंप के लिए परमिशन देने के लिए कैबिनेट में नोट मंजूर हुई। वो नोट जब मंजूर हुई उस ऐसी आई है कि पेट्रोल डीजल के साथ ये अनिवार्य होगा कि बायोफ्यूल का भी रहना चाहिए। अब वो ये नया एक्सपीरियंस है, अब ये सब मंजूर हो गए, हमें याद ही नहीं आया। अब इथेनॉल पंप को लेने के लिए इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, रिलायंस, नायरा, ये सब कंपनी आया, तो इसको अगर हमारे शुगर फैक्ट्री वाला जाएगा पंप डालने के लिए तो उसका कहना है कि 25 करोड़ की बैंक गारंटी चाहिए, तब वो कंपनी को मान्यता मिलेगी। अब ये 25 करोड़ वाला शुगर वाला कहा जाएगा, वो तो 25,000 का दे नहीं सकता, ऐसी स्थिति है, तो 25 करोड़ का देना है पहले ही प्रॉब्लम। तो वो प्रॉब्लम अभी मेरी पेट्रोलियम मंत्री से बात हुई है कि इथेनॉल के लिए पंप डालने के लिए अगर कॉमन करना है तो ये कंडीशन जो है ये उपयोगी नहीं है। तो अब इथेनॉल के पंप के लिए पॉलिसी हो गई पर पंप खुले नहीं। फ्लेक्स इंजन की गाड़ियाँ अभी आएगी, स्कूटर भी आएगी और इसमें इकोनॉमिक्स है। इथेनॉल ज़्यादा से ज़्यादा 62 रुपये लीटर होगा, 65 रुपये लीटर होगा, पेट्रोल 110 रुपये, 120 रुपये है, कैलोरिक वैल्यू सेम है, तो ग्राहकों के 50% पैसे बच जाएंगे तो कोई खुशी से लेगा। तो इसलिए पहली बात तो ऐसी है कि ये इथेनॉल अगर फ्लेक्स इंजन में आएगा तो फिर कितना होगा, तो आप उसका हिसाब लगाइए कि पेट्रोल के बराबर अगर इथेनॉल जाएगा तो कितना होगा। फिर इसके साथ जो हमारे शुगर इंडस्ट्रीज के भी प्रमुख यहाँ बैठे हैं, सबसे बड़ी बात जो है जिसके तरफ ध्यान देना चाहिए कि इथेनॉल में वैल्यू एडिशन क्या हो सकता है, फार्मास्यूटिकल और केमिकल इंडस्ट्रीज में इथेनॉल का क्या क्या हो सकता है। और शुगर इंडस्ट्री, क्योंकि रूरल एग्रीकल्चर इकोनॉमी को मजबूत करना ये इथेनॉल के पॉलिसी के पीछे सबसे बड़ा उद्देश्य है।
और इसलिए मुझे लगता है कि अभी शुगर इंस्टीट्यूट, शुगर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, शुगर, इसमें देखो शुगर सरप्लस प्रोडक्शन है। इस बार हंस रहे हम लोग क्योंकि ब्राज़ील में ड्रॉट पड़ा है, पर ब्राज़ील में जिस दिन प्रोडक्शन बढ़ गया उस दिन तुम जैसे 10 साल हम रोते रहेंगे, वैसे कुछ सरप्लस है। और 22 रुपये 24 रुपये किलो शुगर का भाव होगा तो गन्ने का भाव तो कम होने वाला नहीं है, पॉलिटिकली संभव नहीं है, तो क्या होगा। तो आज अपने को शुगर को कम करना है। शुगर सरप्लस, राइस सरप्लस, कॉर्न सरप्लस, व्हीट सरप्लस। ये यूक्रेन की लड़ाई हो गई तो हमारे व्हीट जा रहा है, ये ब्लेसिंग एंड डिसगाइज हो गया वो। तो आज हमारे पास गोडाउन रखने में जगह नहीं है, केवल ऑयल सीड को, एडिबल ऑयल सीड को छोड़कर बाकी सब सरप्लस है। और इसलिए आने वाले समय में एनर्जी सेक्टर में हमें डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर किए बिना कोई उपाय नहीं है। और इसलिए इथेनॉल की जो कैपेसिटी है जो आज हम कर रहे हैं उससे 20 गुना भी करेंगे तो भी हम लोग सप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसमें केमिकल और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में इथेनॉल के इतने प्रोडक्ट्स हैं कि जिसके बारे में अब शुगर एसोसिएशन ने आगे आकर स्टडी करके शुगर मिल ने इसमें आगे आना चाहिए। तो मुझे लगता है इतना डाइवर्सिफिकेशन इथेनॉल का है। तो मेरा आपसे एक अनुरोध है कि हमें गवर्नमेंट में भी ये प्रेजेंट करना पड़ेगा, बैंकों को करना पड़ेगा कि भाई इसमें आप फटाफट परमिशन दो। मुझे बिहार के मंत्री मेरे पास आए और वो कहने लगे कि हमें 16 करोड़ का ही कोटा दिया। तो मैंने कहा 16 करोड़ क्यों देते हो, इनको 200 करोड़ का जितना करना उतना करने दो ना, इतना तो इथेनॉल हमको लगने वाला है। आज 20% का टारगेट ही हम पूरा नहीं कर पाए, हम 9.5 पर ही अटक रहे अनेक दिनों से। तो ये अगर एम्बिशियस टारगेट होगा तो प्रोडक्टिविटी बढ़ानी पड़ेगी। इसलिए राइस से इथेनॉल, शुगर केन जूस से इथेनॉल, बीहेवी मोलाइसिस से इथेनॉल, फूड ग्रेन से इथेनॉल, और अभी तो बाम्बू से भी इथेनॉल बनाया, सेकंड जनरेशन इथेनॉल। तो मुझे लगता है कि अब इसमें हमें और आगे जाना चाहिए। इसमें जहां राइस अवेलेबल होगा वो राइस, उसमें थोड़ी पॉलिसी ये कर दी कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से हम राइस खरीदी करें। उनने 22 रुपये रेट रखा। अब मार्केट में जो ब्रोकन राइस है वो 13 रुपये किलो मिलता है, तो ये 22 रुपये कौन लेगा। तो इसका रिप्रेजेंटेशन सरकार में ठीक से अगर होगा कि भाई मार्केट में जब 12-13 रुपये किलो मिलेगा तो ये कोई लेने वाला नहीं है, या आपको जो मार्केट ड्रीवन है, एक बार लेने वाले ज़्यादा होंगे तो रेट बढ़ेंगे। और फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया अपना ऑप्शन करते रहे और आगे जाएगा। कॉर्न में भी अभी वायबिलिटी है। तो मेरा आपसे एक अनुरोध है कि इथेनॉल के प्रोडक्शन को बढ़ाने के बारे में शुगर इंडस्ट्री को सबसे गंभीरता से सोचना होगा। अभी मुझे पंकज जैन मेरे पास आए थे करीब 1-1.5 महीना पहले। उन्होंने कहा कि हमने बातचीत जब हुई तो उन्होंने एक निर्णय किया कि शुगर कैन जूस से इथेनॉल का हम 2 रुपये लीटर रेट बढ़ाएंगे। और दूसरी बात उन्होंने कहा कि जो पेमेंट है वो 15 दिन के अंदर करेंगे, ताकि शुगर के बजाय शुगर कैन जूस से डायरेक्ट इथेनॉल बने। और अभी अतुल जी यहाँ बैठे हैं, इन्होंने एक सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट किया है कि शुगर केन से जूस से सायरप बनाकर स्टोरेज करना साल भर, और सायरप से फिर इथेनॉल बनाने में कोई शुगर लॉस नहीं होता। बराबर है ना, अतुल भोसले के आपने सक्सेसफुली किया। तो हम लोग शुगर मिल में ही सायरप बनाए बड़े प्रमाण पर, क्योंकि अब मोलाइसिस का भी शॉर्टेज होगा, और उसका कन्वर्शन साल भर में हम इथेनॉल में करें, और फ्लेक्स इंजन और ये सब होके इथेनॉल का प्रोडक्शन, और इथेनॉल की कैलोरी की वैल्यू पेट्रोल के बराबर होने के कारण मेरा अक्सर ये आग्रह है आप सबको कि केवल इथेनॉल की इकोनॉमी कम से कम हमारे देश में 2 लाख करोड़ की बननी चाहिए, जो आज 20,000 करोड़ की है। अब ये इसको एक्सपांशन करने के लिए हमारी एसोसिएशन, इसका जो डाइवर्सिफिकेशन है, टेक्नोलॉजी है, इनोवेशन है, रिसर्च है, इसके ऊपर शुगर मिल के मन में, सरकार के मन में, फूड डिपार्टमेंट के मन में, बैंकिंग सेक्टर के मन में एक पॉजिटिव कॉन्फिडेंस तैयार करना होगा कि इतनी रिक्वायरमेंट है, इतना एनर्जी हमारा इतना इंपोर्ट हो रहा है, इतना कम है, और इसलिए सब फ्रंट पर हमको काम करना होगा। अभी 2025 में हमारा इंपोर्ट 25,000 करोड़ पे जाएगा, क्योंकि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का जो मेरे अंडर है उसका अभी वॉल्यूम है 7.5 लाख करोड़ का,
और 7.5 लाख करोड़ की इंडस्ट्री को मेरी इच्छा है कि मैं 2025 तक इसको 15 लाख करोड़ का बनाऊंगा। अब उसमें ऐसा है कि हमारा 3.5 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट है, वो हमको 8 लाख 10 लाख करोड़ तक ले जाना है। और मैं वो देख रहा हूँ कि हिंदुस्तान ये ग्रीन हाइड्रोजन, इलेक्ट्रिक, मेथेनॉल, फ्लेक्स इंजन और इसके साथ जितने जितने अल्टरनेटिव फ्यूल है उसके साथ पेट्रोल और डीजल और गैस में भी मैन्युफैक्चरिंग में वर्ल्ड के सभी ब्रांड, रेपुटेड ब्रांड इंडिया में प्रेजेंट है। अब इसमें टेस्ला केवल नहीं है, पर वो भी आएंगे ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि वो यहाँ मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो उनका भी फायदा है, पर अभी तक उनका निर्णय नहीं हुआ है। पर अभी ये सब ब्रांड है और इनका एक्सपोर्ट है। अब इसके लिए हमने 2 बातें की है। हमने स्क्रैपिंग पॉलिसी लाई है, और स्क्रैपिंग पॉलिसी में अभी मैंने बीच में प्रयास करके जो टायर थे पुराने वो भी इंपोर्ट करने के लिए अनुमति दे दी है, क्योंकि वेस्ट टू वेल्थ एंड नॉलेज टू वेल्थ। तो आज मेरा का विश्वास है कि वर्ल्ड में से जो स्क्रैपिंग आ रहा है, एल्यूमिनियम, प्लास्टिक, रबर, स्टील, अभी मैं आया था, मुझे सरदार जी आए थे जो न्यूजीलैंड से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, तो बता रहे थे कि हमारे यहाँ के पंजाब के एक लड़के ने वहाँ स्क्रैपिंग यूनिट डाला है, वो 40 कंटेनर रॉ मटेरियल इंपोर्ट करता है हिंदुस्तान में। अभी हमारे देश में मैंने स्क्रैपिंग यूनिट के उद्घाटन किए हैं, और अभी बड़े प्रमाण पर बसेस, कार, ट्रक स्क्रैपिंग में जाएगी जो ओल्ड है। तो इसमें से एल्यूमिनियम, कॉपर, स्टील, रबर सस्ता होगा ताकि हमारी कॉस्ट कम हो जाए। जो ई व्हीकल में ऐसा है कि नंबर, वॉल्यूम बढ़े और कॉस्ट हमको कम करना है। और कॉस्ट कम करने में जैसे ये रॉ मटेरियल उपलब्ध होगा, वैसे हमारे यहाँ लिथियम आयन बैटरी जो है इसकी कॉस्ट भी हमको कम करनी होगी, और हम काफ़ी इंपोर्ट पर डिपेंड हैं। और इसलिए अब सोडियम आयन, जिंक आयन, एल्यूमिनियम, नए नए केमिस्ट्री पर काम हो रहा है। काफ़ी रिसर्च कर रहे लोग, स्टार्टअप भी काम कर रहे हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले 3-4 महीने में अल्टरनेटिव केमिस्ट्री बैटरी की इसमें हम सक्सेस होंगे। और ये करने के बाद अभी सेमीकंडक्टर का शॉर्टेज था। कुछ दिन पहले आईटी मिनिस्टर और मैं, इंटेल के जो चेयरमैन थे पैट्रिक, उनके साथ हमारी काफ़ी बड़ी मीटिंग हुई, और जब मैंने उनको इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का सिनेरियो बताया तो उन्होंने कहा कि सेमीकंडक्टर के लिए हमको काफ़ी ताइवान से, इधर से इंपोर्ट होता है। अब धीरे धीरे, जिसका उल्लेख महेंद्रनाथ जी ने PIL स्कीम का किया है, हमने बड़े प्रमाण पर यह स्कीम के द्वारा प्रोत्साहन दिया है, हेवी इंडस्ट्रीज ने दिया है, जिसके कारण काफ़ी बड़ा परिणाम अच्छा है। तो आने वाले समय में ई व्हीकल की कॉस्ट कम करने के लिए जो पेट्रोल इंजन की कॉस्ट है, डीजल इंजन की कॉस्ट है, कार की, स्कूटर की, वही कॉस्ट हमारी इलेक्ट्रिक की हो, तो मुझे लगता है वो दिन दूर नहीं है। आने वाले समय में जिस प्रकार से प्रोडक्शन बढ़ेगा, नंबर बढ़ेगा, तो मैं तो ये मानता हूँ कि इक्वल कॉस्ट होगी। मेरे मन में तो गट फीलिंग है कि संभावना ये है कि ई व्हीकल सस्ता होगा और पेट्रोल वाला महंगा होगा। अब ये, इसके लिए वॉल्यूम का गेम है। अब ये भी गति से सरकार इसको प्रोत्साहित कर रही है। अच्छी बात ये हुई कि मिथेनॉल की बात डॉक्टर सारस्वत करते थे। अब ये बात पूरा है कि इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट के लिए कोल की बात करते हैं तो प्रॉब्लम आता है, पर हमारे देश को इकोनॉमी और इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट दोनों को भी सोच के हमको आगे जाना होगा। आज अगर हम हमारे टोटल पावर बास्केट में 38% पावर सोलर है और 0 कार्बन एमिशन की तरफ जाना है, तो हम लोग कह रहे कि हम 70% हम लोग सोलर पे जाएंगे। पर फिर भी अभी तो सिनेरियो ऐसा है कि देश में पावर की कमी लग रही है, क्योंकि इकोनॉमी का ग्रोथ बढ़ रहा है। तो आने वाले समय में हमको ग्रीन पावर में जाना ही अल्टीमेट ध्येय है, पर ग्रीन पावर उतनी नहीं है करके हमारे कारखाने बंद करना और बेरोजगार करना लोगों को, ये तो नहीं हो सकता। हम जरूर ग्रीन चाहते हैं। तो अभी हमने 70 कोल ब्लॉक्स निकाले ऑप्शन में प्राइवेट सेक्टर के लिए। हमारे देश में कोल भी हम इंपोर्ट कर रहे हैं। अब हाइड्रो पावर में फॉरेस्ट इन्वायरमेंट वाले उसमें अड़चन है। हमारी 50,000 मेगावाट हाइड्रो पावर अटकी हुई है। जियो थर्मल में हमको जाना होगा। कहीं ना कहीं तो अभी हमारे पास यूरेनियम नहीं है, पर थ्योरियम बेस्ड न्यूक्लियर पावर का भी कुछ जगह सोचना होगा, अदरवाइज हम आत्मनिर्भर भारत नहीं बन पाएंगे। और इसलिए कोल ब्लॉक्स में CBM
कोल बेस्ड मिथेन अवेलेबल है। अब उससे ऑलरेडी बंगाल में सीएनजी बना रहे हैं और उससे यूरिया बना रहे हैं। 50,000 करोड़ का यूरिया हम इंपोर्ट करते हैं। अभी हम नैनो यूरिया हमने तैयार किया है। अब हमारे लिए कोल में से जो मिथेनॉल तैयार होगा, मिथेनॉल से डीएमई तैयार करके वो हम 20% एलपीजी में ऐड कर सकते हैं, तो हमारा गैस सिलेंडर 100, 150, 200 रुपये सस्ता होगा और 20% एलपीजी का इंपोर्ट कम होगा। तो हमको सभी अल्टरनेटिव पर काम करना होगा। उसमें इकोनॉमिक अप्रोच भी है और इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट का भी अप्रोच है, उसको प्रायोरिटी है। और इसलिए दोनों की बात जब मैं कर रहा हूँ इसमें मैं कन्फ्यूजन नहीं है, क्योंकि जब तक ये नहीं बढ़ता तब तक अल्टरनेटिव एनर्जी तो लगेगी। और इसलिए स्वाभाविक रूप से ये जो प्लान है इसमें और कुछ प्रगति हुई है, जिसमें शुगर इंडस्ट्री को मुझे लगता है और एक बारे में इसके रिसर्च में आगे आना होगा। वो ये है कि अभी हम लोग ग्रीन हाइड्रोजन पर भी जा रहे हैं और मैं ये मानता हूँ कि ग्रीन हाइड्रोजन ये हमारी भविष्य की फ्यूल है। और ब्राउन हाइड्रोजन पेट्रोलियम से होता है, ब्लैक हाइड्रोजन कोल से होता है और ग्रीन हाइड्रोजन हमारे लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता है। जो म्यूनिसिपल वेस्ट है उसको सेग्रीगेट करने के लिए रूफटॉप सोलर और छोटी विंड मिल डालकर अगर हम सेग्रीगेट करते हैं तो हमारे पास प्लास्टिक, रबर और मेटल निकलेगी, ग्लास निकलेगा। इसको सबको रिसाइकलिंग करें और ऑर्गेनिक वेस्ट जो निकलेगी वो वाइड एडजस्टर में डालकर हम मीथेन से फिर ग्रीन हाइड्रोजन बना सकते हैं। फिर जो सीवेज वाटर है, मैं मेरे महानगर पालिका में नागपुर में 7 साल से हम हमारा सीवेज वाटर पावर जनरेशन के लिए महाराष्ट्र सरकार को बेचते, 300 करोड़ मिलते हैं हमको साल के। अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उसी पानी को, अभी एक्सेस है, उसी से इलेक्ट्रोलाइजर से ग्रीन हाइड्रोजन बनाएंगे और रूफटॉप सोलर बनाकर सेग्रीगेट करेंगे सॉलिड वेस्ट को और उसी से फिर उसको जनरेटर में प्रेशराइज करना है, कुछ 500 बार पर ले जाना पड़ता है, तो उसके लिए जनरेटर सेट इथेनॉल का लेंगे। तो इथेनॉल फिर सस्ता है, डीजल महंगा है। तो मुझे लगता है ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर भी जो बगास है, अब देखो हमारा प्रेम इकोनॉमिक वायबिलिटी से है। ग्रीन पावर फायदे में तो ग्रीन पावर तैयार करो, ग्रीन हाइड्रोजन है तो ग्रीन हाइड्रोजन तैयार करो। कोई हमने कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी किया कि मंगलसूत्र पहना के जीवन भर हमको पावर तैयार करनी है। जिसमें ज़्यादा पैसा मिलेगा वो तैयार कर, किसान का फायदा होना चाहिए। तो बगास से भी और बायोमास से भी ग्रीन हाइड्रोजन बन सकता है। तो इसके ऊपर एक मुझे लगता है कि हमारे यहाँ आगे तैयार करने चाहिए। और मैं ऐसा मॉडल तैयार हो, ऐसा मैंने अभी अतुल जी को सुझाया था कि 10 एकड़ जिसके पास किसान है उसके कुएं में पानी है, तो वही पानी से निकालकर एक रूफटॉप सोलर करके गोडाउन प्री कूलिंग प्लांट कोल्ड स्टोरेज बनाएगा और विंड मिल भी लगाएगा छोटी, और वहीं से 70% कॉस्ट ग्रीन हाइड्रोजन में पावर की है। और पावर जनरेट करके उसको जनरेटर में कॉम्प्रेस करके इथेनॉल के उसको वही पंप होगा और वही ट्रक और बसेस वही भरेगी। अभी ग्रीन हाइड्रोजन ऐसा है जिसके ऊपर हवाई जहाज चल सकता है, जिसके ऊपर रेलवे चल सकती है, जिसके ऊपर केमिकल इंडस्ट्री चल सकती है, स्टील इंडस्ट्री चल सकती है। कोई कोल की ज़रूरत नहीं, पेट्रोल की ज़रूरत नहीं, गैस की ज़रूरत नहीं। तो ग्रीन हाइड्रोजन को हमको एक्सपोर्ट करना है। अभी जो जो चर्चा हो रही है वो डोमेस्टिक मार्केट की हो रही है। मैं तो मानता हूं कि हमारे ये सब प्रोडक्ट को, अभी आपको पता होगा हमारा 50% टू व्हीलर हीरो, बजाज और टीवीएस एक्सपोर्ट होता है। तो अभी हम एक्सपोर्ट का तो सोच ही नहीं रहे और वर्ल्ड में हम कॉम्पिटिटिव है प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि स्किल्ड मैन पावर और रॉ मटेरियल के हिसाब से हम ही होंगे। प्रोडक्ट जो बात इसने हमारे यहाँ सुलझा ने कही, अभी हम लोग स्टार रेटिंग ला रहे हैं और हम लोगों को जगाएंगे कि स्टार रेटिंग वाला प्रोडक्ट खरीदी करो, नहीं तो कोई भी चीज़ दिल्ली में पट कर बना लेते हैं। ई रिक्शा मैंने लाई और मुझे बहुत खुशी, पर फटाफट सस्ते में बनते हुए तो बहुत सुप्रीम कोर्ट तक झगड़ा हुआ। तो मैंने कहा कि डुप्लीकेट पार्ट यूज़ करने दो ना गरीब आदमी को, बिगड़ा क्या है। तो वो गए वो कोर्ट तक। तो आखिर एक दिन मैं आता हूँ आर्ग्यू करने के लिए। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि जब तुम कोई निर्णय अगर गलत भी करते हो पर उसमें गरीब का फायदा है तो करना चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा था। मैंने बोला इसका एक्सल, उसका चक्का, वो करने दो। बेचारा रिक्शा जो चलाने वाला आदमी, उसको अगर 80,000 में 1 लाख में रिक्शा अच्छा मिलता है तो ज़रूर मिलना चाहिए। मैंने उसको बहुत
सिंप्लीफाई किया। पर एक बात जरूरी है कि क्वालिटी भी मेंटेन होनी चाहिए, प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइज होना चाहिए। और ये भी नहीं तो बैंक फाइनेंस करेंगे और 1 साल में रिक्शा खत्म हो गया तो प्रॉब्लम आएगा। तो मैं आपको यही कहूँगा कि सभी इसमें अभी प्राज वालों ने, इंडियन ऑयल ने, ये 2 अच्छी बातें हुई। इन्होंने शायद पानीपत में ये जो परली है, परली से इथेनॉल बनाया 1 लाख लीटर और 150 टन रोज बिटुमिन तैयार करे। तो मैंने वैद्य साहब को, इंडियन ऑयल के चेयरमैन को कहा मेरे से रेट कॉन्ट्रैक्ट कर लो, तुम जितना बिटुमिन तैयार करोगे उतना मैं एनएचए में खरीद लूँगा। तो गांव-गांव में परली इतनी जलाकर पूरा दिल्ली में प्रदूषण हो रहा है। ऐसे 50 प्लांट खड़े हो जाएंगे, पूरा बिटुमिन हम खरीदी करेंगे, इथेनॉल सरकार खरीदी करेगा। अभी आसाम में बाम्बू से इथेनॉल बना है, थोड़ी कैपिटल कॉस्ट उसकी ज़्यादा है। जो मैंने कहा कि इसको सेकंड जनरेशन इथेनॉल में कैपिटल कॉस्ट को कम करना होगा। अब कल अच्छी बात हुई, सारस्वत साहब बहुत पीछे पड़े। अभी हमारे यहाँ 15% आसाम पेट्रोलियम 100 टन मिथेनॉल पर डे बनाता है, वो 22 रुपये लीटर है। डीजल कितना है अभी, और ये 22 रुपये लीटर में 15% डीजल में डाल रहे हैं। तो मिथेनॉल का प्रोडक्शन करिए। अमोनियम नाइट्रेट के कारण हमारी माइनिंग इंडस्ट्री प्रॉब्लम में है। ये मिथेनॉल से अमोनियम नाइट्रेट बनेगा जो एक्सप्लोजिव में काम में आता है, कोल माइंस में आता है, वो नहीं। हम 30 लाख टन अमोनियम नाइट्रेट इंपोर्ट कर रहे हैं। हाँ कोई बात, आप चलिए कोई। तो मैं महेंद्र नाथ जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, इस सब में उनका भी बहुत सहयोग मिल रहा है। तो मेरा आज एक बहुत अच्छी बात हुई कि आसाम में ये हो गया। मैं शिपिंग मंत्री था, मैंने एक स्टेनिया करके कंपनी थी स्वीडन की, उन्होंने पूरे शिप के डीजल इंजन को मिथेनॉल पे कन्वर्ट किया है। और पूरे शिपिंग में अगर वो गंदा ऑयल जला के पोल्यूशन करने के बजाय अगर मिथेनॉल आ जाएगा तो इंपोर्ट भी बचेगा, और कितना बड़ा पोटेंशियल है। तो चाहे डीएमई बनाए, चाहे अमोनियम नाइट्रेट बनाए, चाहे मिथेनॉल बनाए, चाहे यूरिया बनाए, देश में खूब संभावना है। और मुझे ऐसा लगता है कि इसमें निश्चित रूप से हम आगे जाने के लिए सब लोग मिलकर अल्टरनेटिव फ्यूल, ये बैनर लगकर, और ये जो इंडियन फेडरेशन ऑफ ग्रीन एनर्जी, तो सब एक हो जाए। तुम में सब में जितना धमक है, दम है, उससे 10 गुना भी ताकत आएगी तो भी देश की रिक्वायरमेंट तुम पूरी नहीं कर सकते। इसलिए काय के लिए एक दूसरे के प्रति चिंता करते। इलेक्ट्रिक में जिसको करना है वो इलेक्ट्रिक में दम लगा दें, जो इथेनॉल में वो इथेनॉल में लगा ले। पेट्रोल, डीजल और गैस को छोड़कर जो जो अल्टरनेटिव है, जिसमें जिसको जिसको जितना करना है उतना करने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये 25 में 25 लाख करोड़ का इंपोर्ट होने वाला ऐसा एक्सपेक्टेशन है। अब हम 20,000 करोड़ पे है इथेनॉल वाले, तो हमको कहाँ प्रॉब्लम है। और इसलिए मैं ये मानता हूँ कि ये जो पॉजिटिविटी और कॉन्फिडेंस बिटवीन द एडमिनिस्ट्रेशन, बिटवीन द डिपार्टमेंट, बिटवीन द स्टेट गवर्नमेंट एंड बिटवीन द स्टेक होल्डर्स, ये प्रॉपर स्टैटिस्टिक के साथ निर्माण करना होगा। हाँ, ये होगा तो ये फिर ये बीच में पीपीए अटक गए, ये अटक गए, कोटा तय, जरूरत ही नहीं कोटे की, शॉर्टेज ही शॉर्टेज है, और 10 साल तो कुछ होने वाला नहीं है। और मेरा शुगर इंडस्ट्री से बहुत अनुरोध है कि आप शुगर का 50% प्रोडक्शन साइरप में करो, बिल्कुल कम करो, तो शुगर के भाव 32-34 पे रहेंगे। अगर ये प्रोडक्शन, अभी महाराष्ट्र 3रे नंबर पर है वर्ल्ड में। कल अजित पवार मेरे पास आए थे, बोल रहे थे अरे तुमने ऐसा कैसे कहा कि वो शुगर केन लगाते रहोगे तो आत्महत्या करने का समय है। मैंने बोला बिल्कुल सही कहा मैंने। अगर ये शुगर 22 रुपये किलो होगी तो कारखाने क्या करेंगे, कहाँ से पैसे दे पाएंगे। बिल्कुल शुगर प्रोडक्शन में 50% साइरप पे जाइए। 2 रुपये रेट सरकार ने बढ़ाया। पिछले आने वाले सीजन में मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि बिल्कुल आग्रह से बोलिए साइरप में जाओ, और साइरप मोलाइसेस के बजाय बाजार में इथेनॉल के लिए दो, इथेनॉल की कैपेसिटी बढ़ाओ, और इसके साथ शुगर को प्रोडक्शन कम करो। शुगर इस साल फिर भी मुझे लगता है 340 लाख टन, 355, और इंडिया की रिक्वायरमेंट कितनी है 276, और पुराना बैंक बैलेंस कितना है पूरा सरप्लस 108, और 108 में ये फिर ऐड किया आपका
तो फिर हालत खराब कर दिया आपने, 22 रुपये शुगर पर जाएगी, कैसे करेंगे? तो दिस इज द अप्रोप्रिएट टाइम दैट वी नीड टू टेक स्ट्रॉन्ग डिसीजन दैट हम 50% तो सायरप ही बनाएंगे। पहले तो BAV मोलाइसिस बनाएंगे 7%, फिर उसमें बाकी जाए उसका 50% सायरप बनाएंगे और जूस टू इथेनॉल बनाएंगे। तो ये किए बिना सर्वाइवल नहीं हो पाएगा। और कोई कमी नहीं, 20%। केवल एक प्रॉब्लम है, जो इथेनॉल के बारे में, एक एरिया में इथेनॉल होता है, टेकिंग इथेनॉल फ्रॉम वन एरिया टू अनदर एरिया, जो ट्रांसपोर्ट है, ये प्रॉब्लम आ रहा है। तो आपके एसोसिएशन से एक बार आइए, मुझे प्रधानमंत्री जी से मैं चर्चा कर रहा हूँ, उन्होंने कहा नितिन जी ऐसा क्यों नहीं करते कि इथेनॉल रिफाइनरी को सप्लाई करें। हम वर्ल्ड से ला रहे इथेनॉल और रिफाइनरी फिर उसको पेट्रोल में डालकर फिर वो भेजे। तो कुछ जगह कुछ समय के लिए जिस एरिया में इथेनॉल बनता है वहाँ के स्टेशन में हम दें और बाकी जगह का रिफाइनरी को भेज दें, तो वहाँ से डायरेक्ट पेट्रोल जाएगा, उसी के इसमें निकल जाएगा। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वी विल फाइंड आउट द अल्टरनेटिव फॉर दैट। इसका जो फाइनेंस का प्रश्न है, ये जो लंदन ट्रांसपोर्ट की बात आई, वो बड़ा इनोवेटिव फाइनेंस है, मैं उसको बहुत प्रचार करता हूँ। 9 प्राइवेट ऑपरेटर एक जगह आए और लंदन ट्रांसपोर्ट में उन्होंने बसेस खरीदी की प्राइवेट में, ड्राइवर कारपोरेशन का और कंडक्टर प्राइवेट वाला, और दोनों का यूनिफॉर्म एक, बस का रंग एक, और ये पर किलोमीटर उसको देते हैं। एक बस एक दिन में 220-240 किलोमीटर चलती है। अब आप मुझे बताइए, इसमें कोई फाइनेंस में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। अभी मैंने लोकसभा में जवाब में कहा था 11 लाख व्हीकल ई व्हीकल हुए। अभी मेरे पास चिट्ठी मांगने के लिए लोग आते कि मुझे वेटिंग लिस्ट है ई व्हीकल की, मुझे आप पत्र दो ताकि मिलेगा। सब 6-6, 8-8 महीने वेटिंग लिस्ट हो गई। अब ये लंदन का मॉडल ऐसा है कि बेस्ट कंपनी की बस डीजल की एक दिन में पर किलोमीटर उसकी कॉस्ट है डीजल की 115 रुपये। जो इथेनॉल की बस हमने स्कैनिया की चलाई थी वो 78 थी, और जो इलेक्ट्रिक की बस है पूना में और मुंबई में आ रही वो 50 रुपये से कम है। मैंने हमारे यहाँ एक इलेक्ट्रिक बस वो विशाखापट्टनम वाले कंपनी से डोनेशन में ली है। अभी और 4 बसेस मैंने उनको CSR में मांगी है। वो गजानंद महाराज का एक शेगांव है, तो मैं पूरे सीनियर सिटीजन और दिव्यांगों को वो बस में फुकट में शेगांव और माहौर की यात्रा करता हूँ नागपुर से। वो बुक है सितंबर तक। तो वहाँ इलेक्ट्रिक चार्जिंग शेगांव में भी डाल दिया वहाँ के संस्थान ने, तो रोज़ बस जा रही है। अभी माहौर में भी डाल दिया, तो फुकट में रोज दिव्यांग, अंधे, ये सबको फुकट में ले जाता हूँ मैं। हजारों लोग जा रहे हैं। तो ये अभी ये इलेक्ट्रिक का खर्चा ही 50 रुपये है, जहाँ अब टैक्सी में, बस में इकोनॉमिक वायबिलिटी कितनी बढ़ती है। इन्हें 10 रुपये का पेट्रोल, 8-8.5 रुपये का डीजल, 6 रुपये का इथेनॉल, और शायद इलेक्ट्रिक इथेनॉल होगा तो वो 4 रुपये पे आएगा, और 2 रुपये से कम आएगा हाइड्रोजन, और 1 रुपया आएगा इलेक्ट्रिक। अब इलेक्ट्रिक को भी हमको पावर जनरेशन में बढ़ाना पड़ेगा। तो सोलर पावर अभी हम 650 रोड साइड एम्यूनिटीज़ बना रहे हैं, तो 70 जगह पर इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन डाल रहे हैं। पर हमारे देश में लोग चर्चा करने के लिए पहले इलेक्ट्रिक गाड़ी लेंगे तो चार्जिंग कैसे होगा, चार्जिंग नहीं होगा तो गाड़ी कैसे चलाएंगे। अब मैं 1 साल से मेरे पास ई व्हीकल है। अब मुझे पता नहीं, मैं फ्लैट में रहता हूँ, तो हमारे लोगों ने वो जनरल मीटर में ही डाल दिया था, तो मैं 1 साल तो फुकट में गाड़ी चली क्योंकि बिल ही नहीं आया। अब मुझे मालूम हुआ कि गलत जगह पर उसने किया है, तो कोई पैसा ही नहीं लगता। ऊपर में मेरे यहाँ भी सोलर है। तो आज ये रूफ टॉप सोलर बड़े प्रमाण पर फैक्ट्री में हो रहे हैं। सब पावी हमारा एक ऑडिटोरियम है सुरेश भट्ट, उसमें 1100 गाड़ियों का पार्किंग है। 100 गाड़ियों का चार्जिंग नीचे में कर दिया है। गवर्नमेंट ऑफिस में चार्जिंग बन रहे हैं, सब इंडस्ट्री में बन रहे हैं। हम चार्जिंग स्टेशन डाल रहे हैं, तो कोई कमी नहीं है फास्ट चार्जिंग। अच्छा, जिसमें रोज टेक्नोलॉजी बदल रही है। तो मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में हमारे इसमें से इस सेक्टर को, जितने बातें आपने फाइनेंस की बताई, इसका 100 समस्या का एक ही उपाय है, वो है
ये अल्टरनेटिव फ्यूल में जितने लोग हैं इनको सबको प्रायोरिटी सेक्टर में लेंडिंग में डाल दो। ये अगर होता है तो ये प्रॉब्लम सुलझाया जाएगा। और मैं ज़रूर एक बार इसके लिए फाइनेंस मिनिस्टर को, क्योंकि आखिर निर्णय उनको करना है, उनके पास और रिजर्व बैंक के पास ज़रूर इस बात को कहूँगा, क्योंकि ये होने से देश का इंपोर्ट बचेगा, प्रदूषण कम होगा। इंपोर्ट सब्सटीट्यूट कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री एंड इंडिजिनस, और इस सेक्टर से हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल बढ़ेगी। देश को सबसे ज़्यादा जीएसटी राज्य और देश को देने वाला कोई सेक्टर है तो ऑटोमोबाइल सेक्टर है। और इस सेक्टर ने अभी तक कम से कम 2 करोड़ लोगों को रोजगार दिया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। और अगर ये 15 लाख करोड़ का होगा तो 5 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा। और इसलिए इसका एंसिलरी जो तैयार है इंडस्ट्री, वो 50,000 करोड़ का टर्नओवर है। और बैटरी में इसमें नए स्टार्टअप आ रहे, रिसर्च हो रहे हैं। तो मेरा विश्वास है कि इस सेक्टर में बहुत पोटेंशियल है। हम निश्चित रूप से फाइनेंसिंग के बारे में जब वायबिलिटी आती है तो लोग दौड़ते हुए आते हैं। देखो, दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। चमत्कार होता है, नमस्कार होता है। अभी जो टैक्सी पेट्रोल पे डीजल पे चला रहा वो इलेक्ट्रिक पे आएगा तो उसकी फ्यूल में कितनी बचत है, इकोनॉमिक वायबिलिटी एकदम बढ़ गई, मेंटेनेंस कॉस्ट भी निग्लिजिबल है। तो बैंक वाले दौड़ दौड़ के उसको देंगे फाइनेंस, क्योंकि उसमें एश्योर्ड इनकम है, प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा है। तो मुझे लगता है ये निश्चित सॉल्व होगा। थोड़ा थोड़ा स्टार्टिंग पीरियड में टीथिंग ट्रबल होती है, वो निकल जाएगी। और सरकार पूरा इसके लिए पॉजिटिव है। हमें उचित जगह पर उचित समय पर अपने सेक्टर का प्रॉपर प्रेजेंटेशन नहीं हो रहा है। और मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि हम लोग साइलोज में बटे हुए हैं। एक बार अल्टरनेटिव फ्यूल के सेक्टर को एक करके एक इफेक्टिव मिलकर हम सब फेडरेशन एक हो जाए, और जो भी आपको लगता है उससे मिलकर हम सरकार के सामने लगातार उचित प्रेजेंटेशन करेंगे तो आने वाले समय में इस सेक्टर में खूब संभावना है। और ये जैसे मैंने कहा कि 2024 एंड तक 25 शुरू होगा तो 25 लाख करोड़ का इंपोर्ट होगा। तो मुझे लगता है कि उस समय हमारी संभावना कितनी बढ़ेगी। अब फ्लेक्स इंजन आ जाएंगे, फ्लेक्स इंजन की स्कूटर्स आएगी, मोटरसाइकिल आएगी, इथेनॉल के पंप आएंगे। मैं तो चाहता हूँ कि शुगर फैक्ट्री अपने खुद के इथेनॉल के पंप डाल दे और वो इथेनॉल बेचे। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है उसके लिए हम यूनाइट होकर, और इसमें जो दिक्कतें हैं इसका प्रॉपर प्रेजेंटेशन कभी फूड मिनिस्ट्री को, कभी पेट्रोलियम मिनिस्ट्री को, कभी बाकी भी मिनिस्ट्री के साथ उचित प्रकार से करते रहेंगे तो आने वाले समय में इन सब समस्याओं का समाधान मिलेगा। जो फाइनेंस में बहुत से कंपनियों ने अपनी सीबीएसई खुद फाइनेंस कंपनियां तैयार की हैं। अभी एक इलेक्ट्रिक ट्रक बना है, वो मेरे पास आए तो मैंने उनको नया मॉडल दे दिया। तो मैंने बोला एक काम करो, डीजल की जितनी कॉस्ट है उतनी कॉस्ट हो तुमको पहले पे कर दे, और फिर एक फार्मूला निकालो कि महीने में मेरे हिसाब से 2-2.5 से 3 लाख रुपए का डीजल लगता है, इलेक्ट्रिक 40,000 की लगती है, तो 2 लाख रुपए महीना बचेगा। तो 1 लाख रुपए महीना उसका फायदा, 1 लाख रुपए महीना तुमको जमा कर देगा। 1 लाख रुपए महीना 9% इंटरेस्ट से पूरा ले लो, पैसा मिल जाएगा, ट्रक उसके नाम से कर दो। तो ये धीरे धीरे अब जो बड़ी कंपनियां हैं उनके ऑलरेडी फाइनेंस कंपनियां हैं, और मैं अनुरोध करूंगा सबको कि आप आपकी सीबीएस यानी एनबीएफसी आप भी तैयार करो। और जब एनबीएफसी बड़े प्रमाण पर ट्रक को तो वही फाइनेंस कर रही है, और इसलिए बैंकों भी आगे आएगी, कोऑपरेटिव बैंक भी आएंगी, क्रेडिट सोसाइटी भी आएगी, एनबीएफसी भी आएगी। तो मुझे लगता है एक बार अगर चलने लगा, दौड़ने लगा तो सब लोग फाइनेंस करेंगे। और प्रायोरिटी सेक्टर के बारे में आपकी बात जो है वो निश्चित रूप से मैं रिजर्व बैंक और फाइनेंस मिनिस्टर तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। ग्रीन हाइड्रोजन, इसके लिए हम लोग ब्लैक और ब्राउन हाइड्रोजन में नहीं जाए, पर ग्रीन हाइड्रोजन के लिए भी ये फेडरेशन की तरफ विशेष से शुगर इंडस्ट्री इसमें आए और बगास से बायोडाइजेस्टर में डालकर ग्रीन हाइड्रोजन बनाए, और वही अपना ट्रक बसेस पूरी उसी में फिलिंग स्टेशन बनाए। अभी मेरे पास गाड़ी है ग्रीन हाइड्रोजन की, इतनी सुंदर गाड़ी है कि मर्सिडीज से भी कंफर्टेबल है। कभी आप, आज मैं लेके नहीं आया उसको, गैस भरने के लिए वो फरीदाबाद में ज़रा वो पंपिंग स्टेशन अमेरिका से आने वाला वो आएगा अभी 15 दिन में,
तो वो गाड़ी फिर वो गैस भरने में आसान होगा। तो इतनी सुंदर गाड़ी है, उसका नाम है फ्यूचर, भविष्य। जापान में उसका नाम अलग है। तो मुझे लगता है वो अभी इलेक्ट्रिक 40% और ग्रीन हाइड्रोजन और सस्ता होगा, इथेनॉल और इलेक्ट्रिसिटी और सस्ता होगा, पूरी इलेक्ट्रिसिटी और सस्ता होगा, और जीरो कार्बन इमिशन। इसके लिए एक तरफ सोलर पावर भी तैयार हो रही है और दूसरी तरफ हम लोग फ्यूल में भी अल्टरनेटिव ला रहे हैं। तो मुझे लगता है ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है ये ट्रांजिट पीरियड है, कुछ दिक्कतें आएगी, पर दिक्कतों को आइडेंटिफाई करके अगर उसका सही प्रेजेंटेशन करेंगे तो 100% इसमें हमें यश मिलेगा। मैं इंडियन फेडरेशन ऑफ ग्रीन एनर्जी इनको हृदय से धन्यवाद देता हूं, और इस दृष्टि से सरकार के बीच में और हमारी इंडस्ट्री के बीच में और अच्छा काम कोऑर्डिनेशन का करने में वो भी आगे भूमिका अदा करेंगे। और आप लोग भी सब फेडरेशन एक मिलाकर आपको जो भी उचित लगे उनके साथ मिलकर पेट्रोलियम मिनिस्ट्री को, फूड मिनिस्ट्री को बराबर समय पे हमने उचित प्रेजेंटेशन करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये दिक्कतें नहीं आएगी। मैं फिर से एक बार, ये भविष्य जो है ये आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए, इंडिया को वर्ल्ड की सुपर इकोनॉमिक पावर बनाने के लिए सबसे प्रायोरिटी वाली बात है। ये जो अल्टरनेटिव फ्यूल, ग्रीन हाइड्रोजन, ये हमारा भविष्य है। इलेक्ट्रिक, इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, बायो एलएनजी, बायो सीएनजी, अभी हमने बिट्यूमेन बना लिया, अभी परली से बायो एलएनजी और बायो सीएनजी सक्सेसफुली बनाया। मुझे लगता है ये सब इनिशिएटिव को पब्लिश करना, एसोसिएशन ने अपने मेंबर्स को इस टेक्नोलॉजी के बारे में अवेयर करना, अलर्ट करना, और इसमें बहुत स्पीड से, गति से हम लोग इसमें आगे आएंगे तो निश्चित रूप से हमारे सबका भविष्य अच्छा होगा। शुगर इंडस्ट्री वालों का तो एनपीए निकल जाएगा, जो बंद पड़े वो दौड़ने लगेंगे और परिस्थिति बदल जाएगी। इसको जरूर विचार करके आप सब लोग सोचिए। यही बात कहते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय गडकरी जी, आपके पॉजिटिव नोट के साथ और आपके आश्वासन के लिए कि इस सेक्टर में जो आप इस सेक्टर की बात जो आरबीआई और फाइनेंस मिनिस्ट्री तक रखेंगे। आपका बहुत बहुत आभार। मैं सुलजा मैम से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे गडकरी जी को एक हमारा स्मृति चिन्ह भेंट करें।